हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करेंट स्टडी पर स्वागत है। हम बात करेंगे आपसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आपसे फुल डिटेल्स में बात करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को कंप्लीट बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से कि इसमें 4 डायोड का यूज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं D1, D2, D3, D4 4 डायोड का यूज किया जाता है, और यहाँ पर ये सप्लाई दी जाती है, अर्थात आप देख सकते हैं 220 वोल्ट की AC 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी जाती है, और यहाँ पर एक आपका लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस सर्किट को समझ लीजिए, पहले इसमें 4 रेजिस्टेंस का यूज किया गया है, 4 डायोड का, रेजिस्टेंस नहीं दोस्त, 4 डायोड का यूज किया गया है। देखिए सर्किट डायग्राम है, मैं ये चीज़ें आपको कंप्लीट करूंगा। यहाँ पर आपको इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ये सभी कैसे होता है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा थ्योरी आपको हम बता देते हैं होता क्या है वास्तव में। आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता क्या है, ये चीज़ समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है, और ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के ही समान कार्य करते हैं। अर्थात जो आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें आपका फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का यूज किया जाता है, ठीक है, D1 D2, लेकिन इसमें 4 डायोड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त यहाँ पर यह है कि ब्रिज रेक्टिफायर में सेंटर टेपिंग युक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात आपको हमने बताया था फुल वेव रेक्टिफायर में आपका सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता था, चूंकि वहां पर डबल कॉइल थी। डबल कॉइल का मतलब दोस्त यहां पर आप देखेंगे, यहां पर सिंगल कॉइल का यूज किया गया है। वहां पर आपका इस प्रकार था, वहां पर एक कॉइल इस प्रकार थी, फिर गैप किया गया, फिर दूसरी कॉइल, तो इसी के बीच में यहां पर सेंटर टेप्ड था। तो वहां पर क्या था कि सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता था, लेकिन यहां पर आपका सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जाता है। ये पॉइंट्स आपको यहां पर क्लियर करना है कि इसमें अर्थात फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रिज रेक्टिफायर से अन्य डायोडों की अपेक्षा अधिक धारा प्राप्त की जा सकती है। यहां पर आपको ये चीज क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें 4 डायोड का यूज किया जाता है, इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर से अन्य डायोडों की अपेक्षा अधिक धारा इसमें प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए आगे यहां पर ये समझिए, जब ब्रिज रेक्टिफायर को इनपुट AC प्रदान की जाती है तो प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक हाफ साइकिल, देखिए यहां पर आपको लिखा है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 D3 फॉरवर्ड बाइस में होता है और D2 D4 रिवर्स बाइस में होता है। देखिए इवन और ऑड आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, 1 3 अगर आपका फॉरवर्ड बाइस में है तो 2 4 क्या होगा, आपका रिवर्स बाइस में होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपका दोस्त वहां पर क्या था, पॉजिटिव हाफ साइकिल था, तो पहले हाफ साइकिल ये आपको दर्शाया गया है कि किस डायरेक्शन करंट फ्लो होगी। ये चीज मैं आपको वहां पर भी फिगर से दिखा दूंगा, तो आप क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, मैं एक एक पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे दोस्त ये दिया है कि अगर प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 D4 फॉरवर्ड बाइस में होगा तो 1 3 क्या होगा, रिवर्स बाइस में होगा। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि पहले आपका आपका मतलब आप चलते हैं, हम आपको यही से समझाते हैं। देखिए अगर आपका एक कंडीशन में अगर आपका D1 अगर आपका पॉजिटिव है, अर्थात ऊपर वाले क्या होता है दोस्त, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। अगर आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं 1 और ये 3, ये आपके क्या होंगे, फॉरवर्ड बाइस में होंगे, और D2 D4 क्या होंगे, रिवर्स बाइस में होंगे। ठीक है, ये चीज समझिएगा, जैसे यहां पर बिल्कुल क्लियर किया गया कि आप देख सकते हैं धनात्मक हाफ साइकिल में 1 और 3 आपके फॉरवर्ड बाइस में होंगे और D2 D4 क्या होंगे, रिवर्स बाइस में होंगे। ये चीज क्यों होती है, ये चीज भी मैं आपसे क्लियर करूंगा। तो हो गया दोस्त यहां पर आपका ये फॉरवर्ड बाइस में, ये फॉरवर्ड बाइस में, ये दोनों आपके रिवर्स बाइस में। सेकंड कंडीशन में दोस्त ये होता है कि ये आपके D1 और D3 रिवर्स बाइस में होते हैं, D2 D4 क्या होते हैं, फॉरवर्ड बाइस में होते हैं। तो ये चीज आपको यहां पर समझना है। अब कैसे करंट फ्लो होगी ये चीज समझिए। देखिए अगर आपका दोस्त D1 और D3 फॉरवर्ड बाइस में है, किस पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो आपकी जो करंट फ्लो होगी वह कहां शुरू होगी दोस्त, सिंपल सा आप देखिएगा, आपकी जो करंट है यहाँ पर M से स्टार्ट होने वाला है। देखिए मैं यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, ये चीज समझ लीजिए। पहले धनात्मक हाफ साइकिल में धारा MEABCEN में प्रवाहित होती है। अब कैसे होती ये चीज समझिए। पहले हाफ साइकिल अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपकी धारा इस प्रकार से इधर से फ्लो होगी, और ME गया, MEA
और फिर उसके बाद दोस्त नीचे ए के बाद बी और फिर इधर आप आएंगे, ठीक है, और फिर आपको सी और फिर यहाँ पर एफ और फिर आपका एन और यहाँ तक आ गया, अर्थात ये सर्किट कंप्लीट हुआ। तो धारा किस प्रकार फ्लो होगी दोस्त, एम से स्टार्ट करेगा, ई जाएगा, चूंकि आपका D1 फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ऑन रहता है तो D1 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड कंडीशन क्या है दोस्त, सेकंड कंडीशन में आपकी करंट किधर से फ्लो होगी, इधर से, अर्थात एन एफ, उसके बाद कहाँ जाएगा दोस्त ए, फिर उसके बाद क्या दोस्त बी, फिर आपको इस प्रकार यहाँ पर बढ़ना है, फिर आपको सी और फिर ई और फिर एम और सर्किट आपका कंप्लीट। तो पहले कंडीशन में आपका जब D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में होगा और ये दोनों क्या होंगे, रिवर्स बायस में होंगे, D2 D4, तब उस समय आपकी जो करंट फ्लो होगी वो एम से स्टार्ट होगी, एम से ई, फिर आपका D1, चूंकि ये क्या है दोस्त फॉरवर्ड बायस में, इसलिए इधर करंट फ्लो होगी, फिर आपका ये लोड में होकर जाएगा, ध्यान दीजिएगा इधर नहीं आएगा, इधर क्यों नहीं आया दोस्त, चूंकि आपका रिवर्स बायस है इसलिए आपका यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। फिर आपका आगे बढ़ेगा दोस्तों, इस प्रकार आपको आगे सर्किट को बढ़ाते जाना है, फिर आपका यहां से यहां जाएगा और उसके बाद कहां जाएगा दोस्त, आपका D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में है तो इधर आपकी करंट नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, चूंकि ये आपका रिवर्स बायस में है D4, तो इधर आपकी करंट फ्लो होगी और इधर आने के बाद दोस्त आपका सिंपल क्या होगा, इस डायरेक्शन के बाद इधर फिर नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, चूंकि वो रिवर्स बायस में, इसलिए इधर F की तरफ आएगी और फिर एन आएगी और फिर सर्किट आपका कंप्लीट। ये होता है प्रोसेस आपका, ठीक। उसी प्रकार जैसे हमने बताया कि आपका जब ये D1 और D3 आपके रिवर्स बायस में होंगे, D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में होंगे, तो M की तरफ से आपकी करंट फ्लो होगी, ठीक है, M की तरफ से करंट फ्लो होगी और M के बाद F और F के बाद आपका D2 में पहले करंट फ्लो होगी, फिर उसके बाद A, फिर आपका मतलब आपके लोड से RL से होते हुए अर्थात A से B होते हुए सिंपल में आपका यहाँ पर C पर जाएगा। अब यहाँ पर इस तरफ क्यों करंट नहीं फ्लो होगी दोस्त, क्योंकि आपका D3 क्या है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में, इसलिए सिंपल ये सीधे निकल जाएगी D4 से होते हुए E और E से होते हुए M और M से पूरा सर्किट कंप्लीट। तो इस प्रकार ये सर्किट आपकी करंट फ्लो होती है। आशा करते हैं सर्किट आपने समझ लिया होगा। अब हम कुछ आपको पॉइंट्स बताते हैं कि इनपुट वोल्टेज आपको किस प्रकार दिखेगा। देखिए इनपुट वोल्टेज दोस्त आपको इस प्रकार जो दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस आपका होता है, ठीक है, और ये आपका पाई, ये तो आप समझ सकते हैं जो साइन वेव आपका होता है, इनके बीच आपका कितना होता है, पाई का डिफरेंस होता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये चीज मैंने आपको बताया कि इनपुट जो वोल्टेज देते हैं आप AC वोल्टेज वो इसी प्रकार होता है, लेकिन आपको जो प्राप्त होगा वो आउटपुट प्राप्त होगा। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा ये चीज समझिए। देखिए आउटपुट वोल्टेज जब आपका होगा तो उस कंडीशन में हमने आपको बताया, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो प्राप्त होगा व्हेन जब आपका कंडीशन होगा जब D3 और D4 फॉरवर्ड बायस में होंगे और D2 D4 रिवर्स बायस में होंगे। तो जब आपके फॉरवर्ड बायस में होंगे तो आपका क्या होगा दोस्त, ये पॉजिटिव वाला तो आपका रहेगा लेकिन निगेटिव वाला आपका नहीं रहेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसी साइकिल में आपका D1 D3 क्या है, फॉरवर्ड बायस में। D1 D3 का मतलब दोस्त ये D1 हो गया, D3 ये फॉरवर्ड बायस में होंगे, ये दोनों क्या होंगे, रिवर्स बायस में, अर्थात ये कार्य नहीं करेंगे। तो सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि आपका D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में होंगे तो D2 और D4 रिवर्स बायस में होंगे, ये आपको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। लेकिन आपका नेक्स्ट कंडीशन है कि मान लेते हैं आपको D2 D4 फॉरवर्ड बायस में है, तो उस कंडीशन में D1 और D3 रिवर्स बायस में होंगे, तब आपको फिगर इस प्रकार बनेगा। आप देख सकते हैं ये चीज आपको जो बनाया गया दोस्त, ये समझिए, ये जो आपका निगेटिव वाला पार्ट था, ये पार्ट, उसमें निगेटिव पार्ट को ऊपर किया गया है। बात इतना सा है, निगेटिव पार्ट, चूंकि आप इस कंडीशन में क्या है कि आपका निगेटिव हाफ साइकिल में, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आपने दिया था तब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंतर्गत D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में था, D2 D4 रिवर्स बायस में था। लेकिन जब आपने निगेटिव हाफ साइकिल, अर्थात ये आपकी साइकिल है, इसमें जो निगेटिव होता है नीचे वाली हाफ साइकिल है, उसके अंतर्गत क्या होता है, D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में होते हैं और D1 और D3 रिवर्स बायस में होते हैं। तो उस कंडीशन में आपका फिगर इस प्रकार बनता है। आप समझ सकते हैं जो सर्किट आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पाई से 3 पाई से 4 पाई जो आ रहा है, ये आपको जो निगेटिव, ये आप देख रहे हैं निगेटिव वाला, वही चीज को यहाँ पर ऊपर इंक्लूड किया गया है। अब पॉजिटिव को आपको ऊपर नहीं लिखना है, ठीक है, केवल निगेटिव को, अर्थात यहाँ पर कंडीशन है। तो ये चीज आपने समझा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये चीजें आपको समझाया कि आपका AC उसको सप्लाई देते हैं तो किस प्रकार वो कार्य करता है, कि पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो D1 D3 फॉरवर्ड बायस में होगा और D2 D4 रिवर्स बायस में होगा। ये चीज
जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पहले धनात्मक हाफ साइकिल में MEABCFN में दिशा में धारा प्रवाहित होगी, और सेकंड कंडीशन आपकी थी दोस्त कि जब D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में और 1 और 3 रिवर्स बायस में हो तो कंडीशन थी धारा प्रवाहित होने की NFABCM क्या दोस्त NFABCEM दिशा में प्रवाहित होगी। कुल मिलाकर आपको इसको नहीं, आपको वहाँ पर समझना है जो कि हमने आपको बताया कि किस प्रकार से किस डायरेक्शन में करंट ले जा रहा है और क्यों ले जा रहा है, ये चीज़ हमने आपको समझाया। तो ये क्या है, अगर आपको 1-3 आपके फॉरवर्ड बायस में हो तो आपके रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस मतलब उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। इसी प्रकार से आपको सर्किट को समझना है और यहाँ पर क्लोज करना है। तो ये चीज़ें आपने सीखी कि यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर में आपका ये भी है कि इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं किया जाता है। अब हम दृष्टिकारी अर्थात रेक्टिफायर्स की कुछ हाफ साइकिल फुल वेव हाफ साइकिल, यहाँ पर हाफ साइकिल नहीं दोस्तों, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स की बात करेंगे। जैसा आपका होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसे आप PIV शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज, इसका आपका हाफ साइकिल लिए EM होता है, और फुल अर्थात फुल वेव रेक्टिफायर के लिए यहाँ पर आपका 2 EM होता है, और आपके ब्रिज रेक्टिफायर के लिए आपका EM होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, आपको दिया है अगला उर्मिका। उर्मिका का हिंदी होता है रिपल, तो आपको रिपल याद रखना है, ज़्यादा याद रहेगा। रिपल का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, उसकी वैल्यू होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपकी होती है 0.482, और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए सेम वही 0.482 होती है। बात यहाँ पर ये समझना है कि रिपल्स क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिपल्स क्या होते हैं कि जब आप AC करंट देते हैं आपको DC प्राप्त होती है, तो उसमें DC प्राप्त होने से पहले आपको जो प्राप्त होती है उसमें कुछ रिपल्स रहते हैं, अर्थात उसमें कुछ उछाल रहते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आपको ये आपकी AC होती है और DC आपको इस प्रकार होती है, तो ये जो आपके उछाल होते हैं ये आपके रिपल्स कहलाते हैं। इन्हीं रिपल्स को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए फिल्टर का यूज किया जाता है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है रिपल्स किससे खत्म किया जाता है या कम किया जाता है, तो उसके लिए फिल्टर का यूज किया जाता है। तो उर्मिका यहाँ पर आप समझ सकते हैं, उर्मिका मतलब रिपल्स की जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसके लिए 1.21 होती है, और इसके लिए 0.482 होती है, और इसके लिए 0.482 होती है, अर्थात हाफ और ब्रिज के लिए, फुल और ब्रिज दोनों के लिए सेम होती है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों यहाँ पर दृष्टिकरण दक्षता, अर्थात यहाँ पर रेक्टिफायर इफिशियंसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.6% है, और यहाँ पर इसकी 81.2% है, दूसरे की भी 81.2% है। दोनों की जो आपकी देख सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, दोनों की जो आपकी क्या है दोस्तों, इफिशियंसी कह सकते हैं, दक्षता, वो आपकी सेम है। लेकिन यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर की यहाँ पर 40.6 है, अर्थात इसकी क्या है, आधा है। इसका आप डबल करेंगे तो 81.2 आएगा। तो हाफ चूंकि इसमें एक डायोड का यूज किया जाता है, उसमें 2 डायोड का, और अगले वाले में 4 डायोड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट दोस्त यहाँ पर है आउटपुट DC वोल्टेज अर्थात EDC। तो EDC इक्वल टू होता है EM अपान पाई, सदैव ध्यान रखिए EDC इक्वल टू आपका होता है EM अपान पाई, ये आपका फार्मूला होता है। या आप कह सकते हैं कि आपका फार्मूला IDC इक्वल टू IM अपान पाई, ये भी आपका फार्मूला, बस यहाँ पर चेंज हुआ है पैटर्न और आपका वही फार्मूला है। तो आउटपुट DC वोल्टेज आपका होता है EM अपान पाई हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, और यहाँ पर फुल वेव की बात करें तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 EM अपान पाई, और ब्रिज के लिए भी आपका होता है 2 EM अपान पाई। ओके, डायोड की संख्या की बात करें तो पहले में आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड का यूज किया जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का यूज किया जाता है, और ब्रिज रेक्टिफायर में आपका क्या होता है, 4 डायोड का यूज किया जाता है। ओके, तो ये सभी यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर किया गया। अब बात करते हैं दोस्त यहाँ पर लोड करंट की। तो लोड करंट आपकी जो होती है वो आपकी होती है दोस्त IM इक्वल टू EM अपान RL प्लस RF। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है IM इक्वल टू EM अपान RL प्लस RF। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं IM इक्वल टू EM अपान RL प्लस RF। ठीक है, ये चीज़ क्या होता है दोस्त, ये आप हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता है EM अपान IM इक्वल टू दोस्त आपको दिया EM अपान RF प्लस RL। RF क्या है आपका दोस्त, फील्ड रेजिस्टेंस है, RL क्या है आपका लोड रेजिस्टेंस है। ये फार्मूला दोस्तों जो लिखा गया है वो IM इक्वल टू लिखा गया है EM अपान RL प्लस RF।
तो इसको आप लिख सकते हैं, RF को आगे या पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, RF है आपका फील्ड रेजिस्टेंस, अर्थात जो फील्ड है, कॉइल का फील्ड है, उसके अंतर्गत जो रेजिस्टेंस है वो आपका RF है। तो ये आपका फार्मूला हुआ, किसके लिए हुआ, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हुआ। फुल वेव रेक्टिफायर का दोस्तों वही सेम होता है, EM/RL प्लस RF, लेकिन ध्यान देना ब्रिज वेव रेक्टिफायर का आपका होता है, ब्रिज वेव रेक्टिफायर का यहाँ पर होगा दोस्त EM/2RF प्लस RL, 2RF प्लस RL ये आपका होता है। अर्थात उसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, 2RF/RL है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर करना है, थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्त, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, अर्थात IRMS जो वैल्यू होते हैं वो IM/√2 होता है। ये IM/√2 होगा, यहाँ पर IM/2 नहीं होगा दोस्त, ये भी आपका √2 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर समझिएगा IM/√2। दोस्तों ये करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम इसको समझ रहे थे। ये आपका IM/√2, ये IM/√2 सही है, और ये भी आपका IM/2 सही है, चूंकि ये आपका दोस्त ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। और दोस्त इसका सबका डेरिवेशन है, बात ये है इसका सबका डेरिवेशन है। जब डेरिवेशन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, मैं यही से कहूँगा आप बुक से इसका डेरिवेशन आप कर लीजिएगा तो ज़्यादा आपको याद रहेगा ये डाटा। आपको ये आगे आने वाले मतलब आप जब कंपटीशन के एग्जाम देंगे तो उसमें ज़्यादा बेटर आपको अच्छे से इसका यूज होता है, आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। तो इसका IM/π हुआ। अगर IRMS हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो IM/√2 होता है। इसी प्रकार ब्रिज वेव रेक्टिफायर के IRMS की वैल्यू की बात करें तो IM/√2 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम DC करंट की। तो DC करंट अर्थात जो आपको पता है, जो आपने रेक्टिफायर का यूज क्यों किया जाता है दोस्तों, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए, DC में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो आपको DC करंट प्राप्त होती है उसके मैक्सिमम करंट में और DC करंट में क्या रिलेशन होता है, यही आपको निकालना है। तो सिंपल यहाँ पर IDC इक्वल टू होता है IM/π। क्या होता है दोस्त, IDC इक्वल टू आपका होता है IM/π। तो IM क्या है, मैक्सिमम करंट है, और पाई यहाँ पर आपका होता ही है, तो IDC आपको IM/π मिला। इसी प्रकार आपसे जब पूछता है फुल वेव रेक्टिफायर का, तो फुल वेव रेक्टिफायर का होता है 2IM/π, ठीक। इसी प्रकार ब्रिज वेव रेक्टिफायर का क्या होता है दोस्तों, ब्रिज वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, यहाँ पर 2IM/π। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर और यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर का दोनों की बहुत से समानता यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर IDC इक्वल टू IM/π हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए यहाँ पर है। तो यही आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अर्थात कोई भी आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है आपके एग्जाम से, या फिर आपको पढ़ाई कैसी करनी है, आपसे कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर हमें आप मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जैसा हो आप क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंदर, या आप पूरी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने की। धन्यवाद।